नमस्कार, मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप मुझसे सवाल पूछते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो बनाकर आपको उन सवालों के उत्तर दे सकूं। तो इसी कड़ी में आज मैंने कुछ सवाल लिए हैं और पहला सवाल मैं ले रहा हूं सुजीत नायर जी का। सुजीत जी का सवाल यह है कि क्या वो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड से आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड में एसटीपी कर सकते हैं। सुजीत जी, हम एसटीपी यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए एक फंड से दूसरे फंड में पैसे ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव यह होता है कि हम किसी लो रिस्क वाले फंड से पैसे ट्रांसफर करें किसी इक्विटी फंड में या हाइब्रिड फंड में, ताकि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है यानी कि उतार चढ़ाव है उसको काउंटर कर सके। तो एक इक्विटी फंड से दूसरे इक्विटी फंड में एसटीपी करने से वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एक इक्विटी फंड में इन्वेस्टेड हैं और वहां से दूसरे इक्विटी फंड में आप एसटीपी करना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यदि आप आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड में एसटीपी करना चाहते हैं तो पहले पैसों को आप आदित्य बिरला सन लाइफ के लिक्विड फंड में या ओवरनाइट फंड में पार्क कर दें और फिर वहां से एसटीपी इनिशिएट करें। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मैं ले रहा हूं, यह पूछा है विप्लव चक्रवर्ती जी ने। विप्लव का सवाल यह है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों ही सैलरीड हैं और सब जो भी खर्चे वगैरह हैं उनको पूरा करने के बाद करीब 34,000 रुपया महीना सेव कर लेते हैं। इन 34,000 रुपयों में से 17,000 रुपये जाते हैं जीपीएफ में और 7,000 रुपये एलआईसी में ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी के जो बचे, यानी कि कितने बचे इसमें से, यदि 34 में से 24,000 निकल गए हैं तो 10,000 रुपये बचे हैं। तो 10,000 रुपये को ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि इनके पोर्टफोलियो में मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप किस तरह से एलोकेशन होना चाहिए। और एज है इनकी 34 साल और स्पाउस की एज 31 ईयर्स है। और दूसरा सवाल यह भी पूछा है कि क्या इन्हें पीएफ और एलआईसी में अपना कंट्रीब्यूशन कम कर देना चाहिए और म्यूचुअल फंड में बढ़ा देना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि यदि आप 10,000 रुपये जो आपके बच रहे हैं उन्हें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी सलाह यह होगी कि 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये आप एक इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कर लें, यानी कि इंटरनेशनल फंड में एक एसआईपी स्टार्ट करें। उसके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड एक अच्छी चॉइस रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी के जो 8,000 रुपये हैं मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर लें पोर्टफोलियो में और एक मल्टी कैप फंड कर लें, क्योंकि स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप ये सब करने की बजाय यदि आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड रखेंगे तो यहां पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी का एक्सपोजर मिल जाएगा। और जहां तक स्कीम्स का सवाल है तो आप आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड और कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। तो सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल मुझसे पूछा है प्रतीक शाह ने। प्रतीक का सवाल यह है कि यदि कोई अनमैरिड पर्सन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करता है तो क्या वो उस पॉलिसी में अपनी अनमैरिड फाइनेंशियली डिपेंडेंट सिस्टर को नॉमिनी बना सकता है। अक्सर ऐसे व्यक्ति जो कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं एक व्यक्ति के ऊपर, जैसे कि स्पाउस या पेरेंट्स, उनको नॉमिनी बनाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शनल केस में यदि ऐसी कोई वजह है कि जहां पर सिस्टर को नॉमिनी बनाने की जरूरत महसूस हो रही है तो आप बना सकते हैं। और अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह सवाल पूछा है अखिलेश ने। अखिलेश का कहना यह है कि यदि किसी व्यक्ति के पास मेडिक्लेम पॉलिसी हो तो क्या हॉस्पिटल्स महंगा बिल बनाते हैं। यह बात 100% सही तो नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा पाया गया है कि कुछ नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल्स, जब यह पता चलता है कि पेशेंट के पास मेडिक्लेम पॉलिसी है तो ऐसे केस में बिल थोड़े बढ़ाकर बनाए जाते हैं। ऐसी कंप्लेंट सुनने में आती रहती हैं, लेकिन मेरे पास का कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन यदि कोई हॉस्पिटल ऐसा करता है तो मेरे हिसाब से यह गलत है। लेकिन सभी लोगों को मेरी सलाह यह जरूर है कि उन्हें
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए और एडिक्वेट सम इंश्योर्ड के साथ, यानी कि अच्छे खासे सम इंश्योर्ड के साथ लेनी चाहिए। तो अब जो अगला सवाल मैं लेने जा रहा हूं, यह सवाल है अटल पेंशन योजना को लेकर और सवाल पूछा है मिथिलेश सिंह ने। मिथिलेश ये जानना चाहते हैं कि अटल पेंशन योजना में यदि सब्सक्राइबर की 60 इयर्स की एज से पहले डेथ हो जाती है तो क्या उस केस में स्पाउस को इमीडिएटली पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि स्पाउस को इमीडिएटली पेंशन मिलेगी, लेकिन स्पाउस को एक चॉइस मिलेगी कि क्या उन्हें अपना अकाउंट सेटल करना है, यानी कि जो भी उस वक्त पर अमाउंट बनता है वो पेमेंट स्पाउस को हो जाएगा और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और यदि स्पाउस चाहे तो उस अकाउंट को आगे जो पेमेंट है उसको करते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल मुझसे पूछा है एडम ने। एडम का सवाल यह है कि क्या एसबीआई होम लोन में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडेड होती है? नहीं एडम, ऐसा नहीं होता है कि जब भी आप कोई होम लोन लेते हैं तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस इनबिल्ट होता है। बैंक आपको गाइड करता है, आपको मोटिवेट करता है कि आप लोन के साथ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, ताकि यदि टर्म के दौरान बोरोवर की, कस्टमर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें लोन रीपे करने में कोई दिक्कत ना आए और जो लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो इंश्योरेंस क्लेम से पूरा पे कर दिया जाए। लेकिन ये इनबिल्ट नहीं होता है। यदि बोरोवर पॉलिसी के लिए ऑप्ट करते हैं तभी वो पॉलिसी मिलेगी, अदरवाइज तो ऐसा नहीं है कि अपने आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यहां मिल जाएगी या एक्टिवेट हो जाएगी। तो जो सवाल आपने पूछा है कि आपके एक मित्र की मृत्यु हो गई और उन्होंने काफी समय तक अपना लोन रीपे किया हुआ था, ईएमआई पे कर रहे थे, तो क्या उन्हें क्लेम मिलेगा? इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। आप होम लोन के डॉक्यूमेंट चेक करें। उन डॉक्यूमेंट्स में यदि इंश्योरेंस पॉलिसी भी है और ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उस केस में आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करें और वो जो क्लेम होगा उस क्लेम से होम लोन सेटल हो जाएगा। लेकिन यदि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय नहीं की गई है तो इस केस में जो भी लोन की आउटस्टैंडिंग है वो फैमिली मेंबर्स को पे करनी होगी, तभी वो लोन क्लोज हो पाएगा। और अब इस एपिसोड का आखिरी सवाल जो पूछा है, इनका नाम स्क्रीन पर जस्ट बिज म्यूजिक दिया हुआ है तो मुझे रियल नेम नहीं पता है। तो सवाल यह है कि जाने अनजाने में यदि किसी ने होम लोन के साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है तो उसको कैसे बंद करें? तो पहली बात तो यह है कि क्या आपको सच में उसे बंद करने की जरूरत है। यदि आपने होम लोन लिया है और उसके साथ में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो यह अच्छी बात है। मेरी सलाह अक्सर यह होती है कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेने की बजाय आप रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी ले लें और टर्म पॉलिसी लें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को इग्नोर करें। यदि आपके पास पहले से एडिक्वेट सम एश्योर्ड के साथ में टर्म इंश्योरेंस है तो ऐसे में आप होम लोन लेते समय अलग से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपके पास पहले से इंश्योरेंस नहीं है, आपने होम लोन के साथ में एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उसे बंद ना करें बल्कि उसको कंटिन्यू रहने दें। जहां तक सवाल यह है कि क्या आप उसे बंद कर सकते हैं, तो पहली बात तो यह है कि आपके पास 15 डेज का फ्री लुक पीरियड होता है। जिस दिन आपको पॉलिसी मिलती है वहां से 15 डेज का फ्री लुक पीरियड होता है। उस फ्री लुक पीरियड में आप पॉलिसी को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद पॉलिसी कैंसिल करना संभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को चेक कर लें। यदि वो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप उस केस में देख सकते हैं कि आपको कितना प्रीमियम वापस मिल पाएगा। अगर वो रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है और टर्म इंश्योरेंस प्लान है तो उस केस में आपको प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपने कोई लोन लिया हुआ है
तो उसके साथ में आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होना एक अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.